सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम वैष्णवी और आप देख रहे हैं द वैष्णवी मेथड। लास्ट क्लास तक हमने सेक्शन 1 कवर कर लिया था पूरा, जो हम पीवाईक्यू कर रहे थे 7 मार्च 2022 फर्स्ट शिफ्ट का। हमने उसमें फर्स्ट सेक्शन कवर कर लिया था जिसमें 5 सब्जेक्ट्स थे: रीजनिंग, जीके, मैथ्स, इंग्लिश एंड हिंदी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। तो आज की वीडियोस में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना सेक्शन 2, जो है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। पीवाईक्यू है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, पीआरटी के लिए साइकोलॉजी का। ठीक है, और हम ये दोनों लैंग्वेजेस में कवर करने वाले हैं, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। साइकोलॉजी का सेक्शन रहने वाला है जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, ये सेक्शन 2 है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में जितने क्वेश्चंस कवर हो पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कवर करने की मैं कोशिश करूंगी। बाकी जो रह जाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम कर लेंगे। ठीक है, तो ये रहने वाला है साइकोलॉजी का पार्ट 1। चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आप वीडियोस के नोटिफिकेशन को पा पाएं और कोई भी वीडियो मिस ना करें। चलो स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहने वाला है ये क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन में? डैश सीक्स टू मेजर quantitative differences in cognitive abilities by using tests that indicate or predict cognitive ability। यहाँ पे वर्ड आ गया है cognitive ability, तो हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। हिंदी में क्या है? संज्ञानात्मक क्षमताओं का संकेत का इंगित करने वाले परीक्षणों का उपयोग करके संज्ञानात्मक क्षमताओं में मात्रात्मक अंतर को मापने का प्रयास करता है। कौन है जो कॉग्निटिव एबिलिटी को प्रेडिक्ट कर सकता है? द बेस्ट आंसर इज साइकोमेट्रिक अप्रोच। हिंदी में है मानसमिति दृष्टिकोण। समझ आया? अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए पूरे कोर्स की तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं डिटेल्ड वीडियोस भी बना दूंगी इन इस पूरे कोर्स की। जो जो चैप्टर्स आपके पीआरटी में आते हैं वो सब हम डिटेल में पढ़ सकते हैं इस चैनल पे। बस आपको उसके लिए मुझे या तो इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना या फिर कमेंट्स में बता देना। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड, व्हाट इज द पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर रिलेशन? देखो यहाँ पे हमसे पूछा है पॉजिटिव इन्फ्लुएंस पीयर रिलेशन का, वो क्या है? स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं पहले। एज द चिल्ड्रन बिगिन टू मूव अवे फ्रॉम पेरेंटल इन्फ्लुएंस, द पीयर ग्रुप ओपन्स अप न्यू पर्सपेक्टिव्स एंड फ्रीज देम टू मेक इंडिपेंडेंट जजमेंट्स। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जब बच्चा पीयर में रहता है, मीन्स अपने फ्रेंड्स में रहता है, पेरेंटल इन्फ्लुएंस से थोड़ा साइड होकर जब वो फ्रेंड्स में ज्यादा रहने लगता है तो उसका माइंड जो है वो थोड़ा इंडिपेंडेंट होता है। वो अपने आप चीजों को सोच सकता है, समझ सकता है। तो ये पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। टेंडेंसी टू री अनफेवरेबल एटीट्यूड। देखो स्टेटमेंट में पहले ही नेगेटिव वर्ड आ गया, अनफेवरेबल एटीट्यूड। तो ये स्टेटमेंट पूरी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, नेगेटिव वर्ड आते ही स्टेटमेंट हो गई गलत, क्योंकि हमें चाहिए पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। तो मीन्स इसका आंसर हो गया ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। बाल्यावस्था में मनोसामाजिक विकास के संदर्भ में सहकर्मी सहकर्मी संबंधों के सकारात्मक प्रभाव क्या है? जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? जैसे जैसे बच्चे माता पिता के प्रभाव से दूर होने लगते हैं, सहकर्मी समूह नए दृष्टिकोण खोलता है और उन्हें स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए मुक्त करता है। समझ आया? सेकंड स्टेटमेंट इज कुछ नस्लीय और जातीय समूह के संदर्भ के प्रति प्री स्कूल अभिव्यक्ति को पुनर्बलित करने की प्रवृत्ति। सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। हिंदी में भी हमारा आंसर रहेगा केवल एक।
समझ आया? हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम इसको पढ़ने वाले हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following mnemonic strategies is correct for development of middle-aged children? जो मिडल एज का बच्चा है उसके लिए बेस्ट निमोनिक स्ट्रेटेजी क्या रह सकती है? देखो, 5 से 6 साल का बच्चा, 5 and 6 years old children कैन यूज एक्सटर्नल मेमोरी एड। बहुत ही सही स्टेटमेंट है। 5 से 6 साल का बच्चा, अगर हम उसके हाथ में एक्सटर्नल मेमोरी एड कोई देते हैं तो वो उसको यूज कर सकता है। ठीक है, क्योंकि 6 साल का बच्चा होता है फर्स्ट क्लास में, तो वो उसको इजीली यूज कर सकता है। सेकेंड स्टेटमेंट इज मोस्ट चिल्ड्रन डू नॉट डू ग्रुपिंग अंटिल एटलीस्ट द एज ऑफ 10 years। 10 साल की उम्र का भी बच्चा कभी कभी जो है वो ग्रुपिंग नहीं कर पाता, मीन्स फ्रेंड्स नहीं बना पाता। ये स्टेटमेंट भी ठीक है, क्योंकि जो बच्चे ज्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं वो मतलब ज्यादातर फ्रेंड्स नहीं बना पाते। ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट इज 4 years old डू कॉन्शियस रिपीटेशन स्पॉन्टेनियसली। 4 साल का बच्चा कॉन्शियस रिपीटेशन कर सकता है, तो ये स्टेटमेंट हो गई हमारी गलत। हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी में क्या है? मध्य उम्र के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सही? 5 और 6 वर्ष के बच्चे बाहर स्मृति उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं। ये हो गई सही स्टेटमेंट। ज्यादातर बच्चे कम से कम 10 वर्ष की आयु तक समूह नहीं बना सकते, ये भी सही हो गई स्टेटमेंट। 4 वर्ष के बच्चे सचेत दोहराव अनायास कर सकते हैं। 4 साल का बच्चा कॉन्शियस रिपीटिशन नहीं कर सकता। समझ आया? तो आंसर हो गया फर्स्ट एंड सेकंड इज द करेक्ट स्टेटमेंट, जो है हमारा ऑप्शन 3। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू प्याजे विच ऑफ द फॉलोइंग इमिटेशन पेयर इज करेक्टली मैच्ड? प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से प्रतिरूपता का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? चलो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इनविजिबल इमिटेशन, इमिटेशन यूजिंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट द चाइल्ड कैन नॉट सी। बात तो सही है, जब यहाँ पे वर्ड यूज हो गया इनविजिबल इमिटेशन मीन्स जो विजिबल नहीं है, जिनको हम देख नहीं सकते, तो वो हो गया इनविजिबल इमिटेशन। ये हो गई हमारी स्टेटमेंट करेक्ट। विजिबल इमिटेशन क्या है? इमिटेशन विच पार्ट्स ऑफ बॉडी दैट द चाइल्ड कैन सी। बच्चा वो पार्ट्स को देख सकता है जिनको इमिटेट कर रहा है। समझ आया? ये हो गया हमारा विजिबल इमिटेशन, ये भी है हमारी स्टेटमेंट करेक्ट। हिंदी में पढ़ लेते हैं। अदृश्य प्रतिरूपता, शरीर के उन हिस्सों का उपयोग करके नकल करना जिन्हें बच्चा नहीं देख सकता। करेक्ट स्टेटमेंट। दृश्यमान प्रतिरूप, शरीर के उन हिस्सों का उपयोग करके नकल करना जिन्हें बच्चा देख सकता है, जैसे पैर और हाथ। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा आंसर हो गया 1 तथा 2 दोनों, जो है स्टेटमेंट 3। 1 तथा 2 दोनों, बोथ 1 and 2। समझ आया आपको? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन? बाय विच प्रोसेस इन्फेंट एंड केयर गिवर कम्युनिकेट इमोशनल स्टेट्स टू ईच अदर एंड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली। मीन्स जो इन्फेंट है, जो बच्चा है, और जो केयर गिवर है, जो उसकी केयर करता है, वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं इमोशनली? तो आंसर रहने वाला है इसका म्यूचुअल रेगुलेशन। आप आपने वर्ड सुना होगा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, तो यही है यहाँ पे म्यूचुअल रेगुलेशन। जब बच्चा और केयर गिवर साथ में रहते हैं तो उनके अंदर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। जब आप किसी के साथ रहते हो तो उसके साथ आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। तो वही जो प्रोसेस है वो बच्चे के साथ और उसके केयर गिवर के साथ होता है। इसका आंसर आ गया म्यूचुअल रेगुलेशन। हिंदी में पढ़ते हैं। किस प्रक्रिया द्वारा शिशु और देखभाल करता एक दूसरे को भावनात्मक अवस्थाओं का संचार करते हैं और उचित प्रतिक्रिया देते हैं? आंसर रहने वाला है पारस्परिक विनियमन। सेकंड ऑप्शन है पारस्परिक विनियमन। समझ आया? आई होप आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, in the context of physical development in adolescence means teenage,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स मैच्यूरेशन? कौन सी स्टेटमेंट है जो मैच्यूरेशन को डिस्क्राइब करती है? स्टेटमेंट वन, द प्रोसेस टिपिकली टेक्स अबाउट 4 years फॉर बोथ द जेंडर्स। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे गलत हो जाती है क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट आ गई बोथ द जेंडर्स के लिए, और मैच्यूरेशन गर्ल्स में जल्दी आती है बॉयज से। समझ आया? गर्ल्स जो है हमारी जल्दी मेच्योर हो जाती हैं देन बॉयज। तो यहाँ पे टिपिकली टेक अबाउट 4 years फॉर बोथ द जेंडर्स, ये स्टेटमेंट हो गई गलत। सेकंड स्टेटमेंट है फिजिकल चेंजेस इन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी इंक्लूड द अडोलेसेंस ग्रोथ स्पर्ट। देखो ये स्टेटमेंट हमारी सही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ की बात हो रही है। जो हमारी टीन एज होती है, अडोलेसेंस एज होती है, वो एज में जो बच्चा होता है उसके अंदर फिजिकल चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि दोनों जेंडर्स में, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, टीन एज के अंदर फिजिकल चेंजेस आते हैं। तो इस स्टेटमेंट में भी यही बोला गया है। हिंदी में पढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन है किशोरावस्था की शारीरिक किशोरावस्था में शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिपक्वता का वर्णन करता है? फर्स्ट स्टेटमेंट इस प्रक्रिया में सामान्य तौर पर दोनों जेंडरों के लिए लगभग 4 वर्ष लगते हैं, जो हो गई हमारी गलत स्टेटमेंट। सेकेंड है यौवन के दौरान लड़कों और लड़कियों दोनों में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों में किशोरावस्था में वृद्धि की तीव्रता शामिल है। ये हो गई हमारी स्टेटमेंट करेक्ट। आंसर रहने वाला है केवल 2। समझ आया? जो कि है हमारी सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड ऑप्शन। समझ आया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ फ्रेंडशिप फॉर चिल्ड्रन? निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के लिए मित्रता का लाभ है? स्टेटमेंट वन, चिल्ड्रन एंजॉय स्कूल मोर विद फ्रेंड्स। बच्चे मित्रों के साथ स्कूल का ज्यादा आनंद लेते हैं, ये तो बात सही है। फ्रेंडशिप इज अ सोर्स ऑफ हेल्प एंड सेल्फ वैलिडेशन। मित्रता मदद और आत्म सत्यापन का एक स्रोत है, ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है। स्कूलिंग में फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा मैटर करती है। समझ आया? तो हमारी दोनों स्टेटमेंट होती हैं यहाँ पे सही, और आंसर हो जाता है बोथ 1 एंड 2। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डैश इज द रेसिप्रोकल एंड्योरिंग टाई बिटवीन इन्फेंट एंड केयर गिवर। मीन्स इन्फेंट और केयर गिवर के बीच में ऐसा कौन सा पार्ट है जो दोनों की तरफ से होता है, केयर गिवर भी और इन्फेंट भी, दोनों की तरफ से जो अटैचमेंट होती है। इसका आंसर होगा यहाँ पे अटैचमेंट। मीन्स जब आप किसी के साथ रहते हो तो आपको उससे अटैचमेंट हो जाती है ना, तो वही बात जो है वो इन्फेंट और केयर गिवर के बीच में है। उन दोनों के बीच का जो पार्ट है वो हो जाती है अटैचमेंट। हिंदी में है शिशु और देखभालकर्ता के बीच पारस्परिक शताई संबंध है। कौन सा संबंध है वो? लगाव। समझ आया? हिंदी में क्या बोल देंगे अटैचमेंट को? लगाव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज जेंडर कॉन्स्टेंसी? जेंडर कॉन्स्टेंसी क्या है? लैंगिक स्थिरता क्या है? चाइल्ड अवेयरनेस अबाउट हिज और हर सेक्स बीइंग सेम ऑलवेज। मतलब बच्चे को ये पता है कि वो मेल है या फीमेल है, और वो जो उसका जेंडर है वो ऑल द लाइफ सेम रहने वाला है। इसको हम बोलते हैं जेंडर कॉन्स्टेंसी। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे होती है सही। अपने लिंग के बारे में बच्चे की जागरूकता सुसंगत होती है। समझ आया? ये हो गई हमारी स्टेटमेंट करेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेक्स स्टीरियोटाइप कॉन्स्टेंसी। ठीक है, इसे लिंग श्रेणी की स्थिरता भी कहा जाता है। ये स्टेटमेंट भी हमारी हो गई यहाँ पे सही। तो इस तरीके से आंसर हमारा क्या बन गया? बोथ 1 एंड 2, जो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट इज नॉट रिलेटेड टू जेंडर स्कीमा थ्योरी? इनमें से कौन से थ्योरिस्ट हैं जिनकी जेंडर स्कीमा थ्योरी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांतवादी जेंडर स्कीमा सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो बेस्ट ऑप्शन इज सिगमंड फ्राइड, जो है हमारा ऑप्शन 3, क्योंकि इनकी जो थ्योरी है वो है साइको एनालिसिस थ्योरी, इनकी जेंडर स्कीमा थ्योरी नहीं थी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन, व्हाट इज बर्थ ट्रॉमा? जन्म आघात क्या है? बर्थ ट्रॉमा इज जो बर्थ के टाइम पे होता है,
जो जन्म के टाइम पे होता है उसको हम बोलते हैं जन्म आघात, जो है हमारा ऑप्शन 3, जन्म के समय लगी चोट। समझ आया, जो जन्म के समय चोट लगती है वो होता है हमारा जन्म आघात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In the context of pre-operational thought, what is the symbolic function? Pre-operational thought means आपने प्याजे की थ्योरी पढ़ी होगी, उसमें प्री-ऑपरेशनल स्टेज आपने पढ़ी होगी, उसमें पूछा है व्हाट इज सिंबॉलिक फंक्शन। सिंबॉलिक फंक्शन क्या है? पूर्व संक्रियात्मक विचार के संदर्भ में प्रतीकात्मक कार्य क्या है? स्टेटमेंट 1 इज एबिलिटी टू यूज सिंबल्स और मेंटल रिप्रेजेंटेशन। ये बात ठीक है, जब हम सिंबल्स की बात कर रहे हैं तो मीन हमें सिंबल्स को यूज करना आना चाहिए और उनका मेंटल रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए। मीन्स जब वो सिंबल हमारे सामने नहीं है पर उसकी जब बात हो रही है तो हमारे माइंड में उसकी पिक्चर बन जानी चाहिए, उसी को हम बोलते हैं सिंबल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। प्रतीक प्रतीकों या मानसिक अभ्यावेदन का उपयोग करने की क्षमता। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी हो गई सही। सेकंड स्टेटमेंट इज सिंबल हेल्प चिल्ड्रन रिमेंबर एंड थिंक अबाउट देम विदाउट हैविंग देम फिजिकली प्रेजेंट। एग्जैक्टली, जब वो सिंबल हमारे सामने नहीं है उसके बाद भी हम उसको रिमाइंड कर सकते हैं, हम उसको रिमेंबर कर सकते हैं, तो उसी को ही हम बोलते हैं सिंबल रिप्रेजेंटेशन। समझ आया? प्रतीक बच्चों को शारीरिक रूप में उपस्थित हुए बिना उन्हें याद करने और उनके बारे में सोचने में मदद करते हैं। दोनों स्टेटमेंट्स हमारी यहाँ पे होती हैं सही और आंसर बनता है बोथ 1 एंड 2, जो है हमारा ऑप्शन 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन चाइल्ड बर्थ? प्रसव की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2 दैट इज 4। आपने पढ़ा होगा पीसीएसई, जब आपने चाइल्ड बर्थ पढ़ा था तो आपने ये 4 स्टेजेस पढ़े होंगे शॉर्ट फॉर्म में पीसीएसई। ठीक है, तो ये होगा हमारे स्टेजेस ऑफ चाइल्ड बर्थ। ऑप्शन हो गया हमारा 2 दैट इज 4 स्टेजेस ऑफ चाइल्ड बर्थ आर देयर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड व्हाट इज द थ्योरी ऑफ माइंड डेवलपमेंट? थ्योरी ऑफ माइंड डेवलपमेंट हमें बतानी है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक VX के संदर्भ में मन के विकास का सिद्धांत क्या है? देखो, स्टेटमेंट 1 इट रिफ्लेक्ट ब्रेन मैच्योरेशन एंड इम्प्रूवमेंट इन कॉग्निशन। बात ठीक है, यह मस्तिष्क की परिपक्वता और संज्ञान में सुधार को दर्शाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस प्ले अ लार्ज पार्ट इन डेवलपमेंट। एग्जैक्टली, हमारी बॉडी में ऐसा कोई भी नहीं पार्ट है जिसमें हमारी बॉडी में ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जिसमें हेरिडिटी और एनवायरमेंट का रोल ना हो। तो मीन्स हेरिडिटी और एनवायरमेंट का रोल तो होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे होती है दोनों स्टेटमेंट करेक्ट और आंसर बनता है बोथ 1 एंड 2, जो है हमारा ऑप्शन 4। समझ आया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, विद रेफरेंस टू द बेले स्केल ऑफ इन्फेंट डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? देखो, शिशु विकास के बेली स्केल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? स्टेटमेंट 1 3 मंथ्स टर्न फ्रॉम बैक टू दी साइड। बच्चा जो है बैक से साइड की तरफ मूव करने लग जाता है, पीछे से मुड़ता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारी हो गई करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज 9 मंथ्स। 9 मंथ्स का बच्चा क्या कर सकता है? रेजेस इटसेल्फ टू द स्टैंडिंग पोजीशन, खुद को खड़े होने की स्थिति में उठाता है। मीन्स 9 महीने का बच्चा जो है वो कोशिश करता है अपने पैरों पे खड़े होने की और थोड़ा सा चलने की। ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन होता है 3 दैट इज बोथ 1 एंड 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन विच of the following statement regarding motor development is correct? बाल्यावस्था में शारीरिक विकास के संदर्भ में पेशीय विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्टेटमेंट 1 इट कंटिन्यूज टू इम्प्रूव इन मिडिल चाइल्डहुड। मिडिल चाइल्डहुड में इम्प्रूव करने को कंटिन्यू रखता है। मध्य बाल्यावस्था में इनमें सुधार होने
होना जारी रहता है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ठीक है। बाय एज 6 चिल्ड्रन कैन जज एंड ब्लॉक द पाथ ऑफ स्मॉल बॉल्स थ्रू द थ्रोन फ्रॉम अ डिस्टेंस। मीन्स ये स्टेटमेंट हमारी थोड़ी सी यहाँ पे गलत हो जाती है। 6 वर्ष की उम्र में बच्चे दूर से फेंकी गई छोटी गेंदों के रास्ते को आंक सकते हैं और अवरुद्ध कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट हमारी हो गई गलत। 6 साल का बच्चा इतना कुछ नहीं कर सकता, अभी वो छोटा है मेंटली भी और फिजिकली भी। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। अंडरस्टैंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब बॉडीली ग्रोथ एंड चेंज। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शारीरिक वृद्धि और परिवर्तन का वर्णन करता है। स्टेटमेंट 1 क्या है। At the age of 1, children begin to lose their babyish roundness and take on the slender athletic appearance of childhood. 1 वर्ष की आयु में बच्चे अपनी बचकानी गोलाई खोना शुरू कर देते हैं और बचपन के पतले एथलेटिक रूप को अपना लेते हैं, जो कि है बिल्कुल गलत। 1 साल का बच्चा अपनी बेबी राउंडनेस कैसे खो सकता है। ये स्टेटमेंट हमारी हो गई रॉन्ग। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है। एट द एज ऑफ 3 चिल्ड्रन एब्डोमिनल मसल डेवलप एंड द टॉडलर पॉट बेली टाइटन्स। 3 वर्ष की आयु में बच्चों के पेट की मांसपेशियां विकसित होती हैं, बच्चे के पेट की मांसपेशियां कसती हैं। ये स्टेटमेंट हमारी है करेक्ट। तो आंसर क्या हो जाता है। ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, जो है हमारा ऑप्शन 1। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Dash is the set of attributes and used to describe oneself. स्वयं का वर्णन करने के लिए उपयोग की जाने वाली विशेषताओं का समूह है। क्या है। सेल्फ कॉन्सेप्ट। जब आप सेल्फ को डिफाइन करते हो, अपने आप को डिफाइन करते हो, डिस्क्राइब करते हो, उसको हम बोलते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट, स्वयं अवधारणा। आप अपने आप को डिस्क्राइब कर रहे हो, अपना कॉन्सेप्ट बता रहे हो। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following state of arousal in infancy is correctly matched with their movement? शैशवावस्था में उत्तेजना की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था उनकी गति से सही रूप से सम्मिलित है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इरेगुलर स्लीप, मसल ट्विच बट नो मेजर मूवमेंट। अनियमित नींद, मांसपेशियां मरोड़ती हैं लेकिन कोई बड़ी गतिविधि नहीं होती है। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं। अलर्ट इन एक्टिविटी, क्वाइट मूवमेंट, मे मूव हेड एंड लिम्स व्हाइल लुकिंग अराउंड। चेतावनी, निष्क्रियता, शांत गति, चारों ओर देखते हुए सर, अंगों को हिला सकते हैं। ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बन जाता है ऑप्शन 2, दैट इज बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज इन्वॉल्व इन रफ एंड टम्बल प्ले। रफ एंड टम्बल प्ले में क्या शामिल होता है। मींस देखो, रेसलिंग, स्ट्राइक और चेज, ये तीनों चीजें रफ और टम्बल प्ले में शामिल होती है। रेसलिंग भी हमारी रफ प्ले है, स्ट्राइक भी और चेज करना भी, किसी का पीछा करना भी। स्ट्राइक मतलब मारना और रेसलिंग मतलब कुश्ती। ये तीनों हमारी रफ और टम्बल प्ले में शामिल होती हैं। तो ऑप्शन बन जाता है 1, 2 and 3 ऑल आर करेक्ट। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट आर द चैलेंजेस टू इम्प्लीमेंट इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया। भारत में समावेशी शिक्षा को लागू करने में क्या चुनौतियां हैं। देयर इज नो पॉलिसी फॉर डिसेबल्ड पर्सन इन इंडिया। भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कोई नीति नहीं है। ये बात तो गलत है। बिल्कुल है नीति। दिव्यांग डिसेबल्ड पर्सन के लिए नीति बनाई गई है, आप सबको पता है। सेकेंड स्टेटमेंट इज द रोड टू अचीव इंक्लूसिव एजुकेशन इज लॉन्ग एंड वेरिड वन। हाँ, इस बात को हम मान सकते हैं। समावेशी शिक्षा प्राप्त करने का मार्ग लंबा और विविध है। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट होती है। ओनली सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिकॉग्नाइजेस द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी when it says that gender inequality is a cumulative distortion of past। ये लाइन याद रखना, ये स्टेटमेंट याद रखना, क्यूमुलेटिव डिस्टॉर्शन ऑफ पास्ट।
निम्नलिखित में से कौन सी नीति लैंगिक असमानता के लंबे इतिहास को पहचान कर यह कहती है कि लैंगिक असमानता अतीत की संचयी विकृति है? तो आंसर हमारा रहने वाला है यहाँ पे नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। एनईपी 1986 में इस चीज की बात की गई है, क्यूमुलेटिव डिस्टॉर्शन ऑफ कास्ट। ठीक है, ये बात आप याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Next question is, which of the following seating arrangement should be used when demonstrating an experiment to the students? छात्रों को एक प्रयोग का प्रदर्शन करते समय निम्नलिखित में से किस किस बैठने की व्यवस्था का उपयोग किया जाना चाहिए? स्टूडेंट सीटिंग इन अ हाफ सर्कल इन फ्रंट ऑफ द टीचर, शिक्षक के सामने आधे घेरे में बैठे छात्र, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये तो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है स्टूडेंट सिटिंग इन रोज इन द क्लासरूम एंड द टीचर प्लेसेस हरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द क्लासरूम। मींस बच्चे जो है वो सीट्स पे बैठे हैं जैसे लाइन में होती है क्लासरूम में, और टीचर जो है वो सामने खड़ी है, सामने खड़े होके डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया किसी प्रैक्टिकल का। तो जो लास्ट सीट पे बच्चे बैठे हैं उनको तो कुछ दिखेगा ही नहीं ना, जो आगे सीट पे बैठे हैं उनको दिखेगा बस। तो ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे हो जाती है गलत। इस तरीके से आंसर बनता है ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, जो है हमारा ऑप्शन 3। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द लर्नर सेंटर्ड अप्रोच टू टीचिंग? निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षक के शिक्षार्थी केंद्रीय उपागम के संदर्भ में सत्य नहीं है? स्टूडेंट्स लर्न पैसिवली बाय लिसनिंग एंड रीडिंग। फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ के ही हमें समझ आ गया इस क्वेश्चन का आंसर यही रहने वाला है, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है और लर्नर सेंटर्ड में तो पैसिवली बच्चा कभी पढ़ ही नहीं सकता। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाता है? फर्स्ट स्टेटमेंट, छात्र निष्क्रिय रूप से सुनकर और पढ़कर सीखते हैं। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉलोइंग मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट टेक्निक इज करेक्टली मैच्ड। देखो, इंडिविजुअल साइकोथेरेपी, ट्रीटमेंट इन विच अ थेरेपिस्ट सीज अ ट्रबल्ड पर्सन वन बाय वन। व्यक्तिगत मनोचिकित्सा, उपचार जिसमें एक चिकित्सक एक परेशान व्यक्ति को आमने सामने देखता है, मतलब वन डॉक्टर वन पेशेंट। इंडिविजुअल में तो यही होता है, तो ये स्टेटमेंट हमारी हो गई करेक्ट। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट है फैमिली थेरेपी, ट्रीटमेंट इन विच अ थेरेपिस्ट सीज द होल फैमिली टुगेदर। मतलब उपचार जिसमें एक चिकित्सक परिवार के कामकाज के स्वरूप का विश्लेषण करने के लिए पूरे परिवार को एक साथ देखता है। ये हो गया हमारा फैमिली थेरेपी, ये भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट इज बिहेवियर थेरेपी, ट्रीटमेंट इन विच अ चाइल्ड प्लेज फ्रीली while a therapist observe and occasionally comments, ask questions and make suggestions। ये स्टेटमेंट भी हमारी यहाँ पे होती है करेक्ट। हिंदी में है व्यवहार चिकित्सा, उपचार जिसमें एक बच्चा स्वतंत्र रूप से खेलता है जबकि एक चिकित्सक देखता है और कभी कभी टिप्पणी करता है। ये स्टेटमेंट भी हमारी हो गई करेक्ट। इस तरीके से हमारा आंसर हो गया ऑप्शन 2, दैट इज ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज द वैष्णवी मेथड।